स्वागत आप सब लोगों का। दोस्तों आज पद्माकर की क्लास होगी। इधर की लाइट ही नहीं जलाई तुमने। ओके, आ जाओ सब लोग। ओके, आज के लेखक पद्माकर। सत्रह सौ तिरपन से 1833 ईस्वी। इनका जीवन काल 1753 से 1833 होता है और 1833 के 17 वर्ष बाद 1850 आ जाता है। इसका मतलब रीतिकाल समाप्त हो जाता है। तो ये रीतिकाल के बॉर्डर पे जहां रीतिकाल समाप्त होने वाला है वहां के सबसे जो है उत्तम श्रेष्ठ कवि है बच्चन सिंह। इन्हें रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि बच्चन सिंह ने कहा है। जो रीतिबद्ध परंपरा है उसमें इनसे बढ़कर फिर लास्ट में कोई नहीं आता। इनके बाद में ग्वाल कवि आएंगे जो कि रीतिकाल के लास्ट कवि होंगे। एक बार उतार लीजिए। सभी लोगों को शुभ संध्या। जुड़ जाइए आप लोग। चले दोस्तों, जो कवि चर्चित है रीतिकाल में उस सदैव पूछने लायक रहे हैं और जिस वरीयता से पढ़ाया जा रहा है उन्हीं के साथ आप उनको तय करेंगे। पद्माकर का मूल नाम प्यारेलाल है दोस्तों। मूल नाम प्यारेलाल है और ये कई सारे राजाओं के आश्रय में रहे। हालांकि इनकी खासियत और इनकी जो प्रसिद्धि जो बन पाई वो जयपुर में रही। अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, जैसे सागर के राजा रघुनाथ या राघोबा, रघुनाथ या राघोबा, जयपुर के प्रताप सिंह, उनके बाद जगत सिंह और ईश्वर सिंह जिन्होंने ईश्वर लाट बनाई। ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह उतारो। जयपुर राजा, जयपुर में 3 राजाओं का समय देखा है इन्होंने। प्रताप सिंह जी का, जगत सिंह जी का, ईश्वर सिंह जी का। इसके अलावा सुजाउद्दौला के जागीरदार अनूपगिरी
और इसी अनूप गिरी का दूसरा नाम दोस्तों हिम्मत बहादुर सिंह था। हिम्मत बहादुर सिंह। उदयपुर के शासक महाराणा भीम सिंह। उदयपुर के शासक महाराणा भीम सिंह। और ग्वालियर के शासक जो है दौलत राव सिंधिया। ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया। ये दोस्तों वे राजा हैं जिनके आश्रय में ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे भी रहे। सबसे ज्यादा अगर आप इन्हें नोट करना चाहते हो तो जयपुर के राजाओं के साथ रहे हैं। यहां प्रताप सिंह जी के बारे में और जगत सिंह जी के साथ रह के दो रचनाएं लिखेंगे, प्रताप सिंह वृदावली और जो है जगत विनोद। उतारिए। लिख लो तब बता देना। देखो, रीतिकालीन कवियों का परिचय शुक्ल जी ने मिस्र बंधु विनोद से उठाया है और मिस्र बंधु विनोद में कवियों की 3 पीढ़ी पीछे से उनका कवि परिचय देना वो शुरू करते थे। शुक्ल जी ने ज्यादा जद्दोजहद नहीं की और यूं के यूं उठा लिए। यहां पर जब पद्माकर पढ़ोगे आप शुक्ल जी की पुस्तक में, तो पद्माकर के पिता से बात शुरू होती है कि ये लोग तेलंग ब्राह्मण थे, तेलंगाना यानी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। और इनके जो पिता मोहन भट्ट हैं वो जयपुर आ जाते हैं और उन्हें जयपुर के राजा कविराज शिरोमणि की उपाधि देते हैं और फिर वही उपाधि इन पर भी कन्वर्ट हो जाती है। तो रीतिकालीन कवियों में कविराज शिरोमणि के रूप में कौन विख्यात हैं, तो वे भी पद्माकर ही हैं। पद्माकर जयपुर दरबार से कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त कवि थे। उपाधि प्राप्त कवि थे। इनके पिता को भी थी और यही उपाधि इनके बाद में इनके पास पिता के पास बाद इनके पास आ जाती है। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा की बड़ी तारीफ करते हैं कि एक बड़े कवि में जो भाषाई अनेक रूपता होनी चाहिए वो पद्माकर के पास थी। ऐसी भाषाई अनेक रूपता या तो मध्य काल में भक्ति काल में तुलसीदास के पास थी या फिर पद्माकर के पास थी। आचार्य शुक्ल ने पद्माकर की भाषा की प्रशंसा की है। प्रशंसा की है तथा पद्माकर की
भाषाई अनेक रूपता अनेकता, भाषाई अनेक रूपता की तुलना गोस्वामी तुलसीदास से की है। गोस्वामी तुलसीदास से की है। देखो किसी प्रश्न को ये तथ्य है, कोटेशन नहीं है, कोटेशन आगे आ जाएंगे। अगर आपसे सीधा भी प्रश्न पूछा जाए ना, निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि की भाषा की तुलना रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी से की है, पद्माकर की है, और दोनों की भाषा की तुलना का आधार है तो भाषाई अनेक रूपता है दोनों की। ठीक है, जो भाषाई विविधता है, बड़े कवि की पहचान भाषाई विविधता होती है, और ऐसी या तो गोस्वामी जी में थी या फिर रीतिकालीन कवियों में पद्माकर में है। पद्माकर की भाषा को शुक्ल जी ने अनुप्रास से मिलित झनकार, अनुप्रास से मिलित झनकार, वीर दर्प क्षुब्ध वाहिनी, दोस्तों वाहिनी का सेना होती है, वीर दर्प जो वीरता के अहंकार से क्षुब्ध सेना की भांति, वाहिनी सी कड़कती फड़कती, कड़कती फड़कती, उतारे आप, कड़कती फड़कती, यहां बात आगे चलेगी, एक बार फड़कती तक उतार लेना आप लोग। लिख लिया? ये भाषाई विशेषता है पद्माकर की, जो कहीं तो अनुप्रास से मिलित झंकार उत्पन्न करने वाली, वीर रस से क्षुब्ध वाहिनी सी कड़कती फड़कती, कर लिया? इसी से आगे लिखो, कड़कती फड़कती, सजीव प्रेम मूर्ति खड़ी करने वाली प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाने वाली कहा है। विश्रांति की छाया दिखाने वाली कहा है। ये ध्यान रखना दोस्तों, और यही अनेक रूपता है।
शुक्ल जी कहते हैं कि कहीं तो ये सजीव प्रेम भरी मूर्ति खड़ी कर देने वाली है, कहीं पर अनुप्रास से मिलित झनकार स्वर उत्पन्न कर देने वाली है, कहीं वीर रस से क्षुब्ध वाहिनी सी अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, तो कहीं प्रशांत सरोवर सी शांत स्निग्ध और मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाने वाली भाषा है। तो ये कोटेशन कभी आए तो ये पद्माकर की भाषा के संदर्भ में है। और इतनी सारी अनेक रूपता जो किसी बड़े कवि में होनी चाहिए, वो या तो पद्माकर में है या पद्माकर से पहले गोस्वामी तुलसीदास में थी। लिखिए, रीतिकालीन काव्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने वाली वाणी या तो दोस्तों पद्माकर की है या प्रताप शाही की है। वाणी पद्माकर और प्रताप शाही, जिनकी रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, प्रताप शाही की है। शुक्ल जी कहते हैं कि रीतिकालीन जो काव्य है वो इन दो की वाणी से, पद्माकर और प्रताप शाही की वाणी से उत्कर्ष पे पहुंच के फिर हास्योन्मुख हो जाती है, फिर वो पतन की ओर चली जाती है। पद्माकर ऊहा के बल पर, ऊहा के बल पर मजमून, मजमून का अर्थ होता है जैसे स्ट्रक्चर, ढांचा, और ऊहा है पूरी कल्पना। ऊहा के बल पर मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। बांधने के प्रयासी कवि न थे। यह असल में बिहारी की ओर संकेत है। बिहारी ऊहात्मक तरीके से काव्य का मजमून बांधते थे, मगर ये बिहारी की भांति ऊहा के बल पर मजमून बांधने के प्रयासी कवि नहीं थे। लिख लिया? देखो, जो रीतिकाल में विलासिता है वो भी उत्तर रीतिकाल अगर हम कहें, जहां ये अवसान आ रहा है, इस समय बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मच चुकी थी। देशी राजा कमजोर हो गए थे और इधर मराठे हावी हो रहे थे, अंग्रेज भी हावी हो रहे थे, और उसी दरमियान ये पद्माकर जो है अपने काव्य को लेकर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राजधानियों में जाते हैं और बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के साथ इनका नाम जुड़ा है। राजस्थान का जीके पढ़ते समय आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, गंधर्व 25सी, 22 गुणीजन खाना। जयपुर के किस राजा के पास ये गंधर्व 25सी, 25 लोग थे जिसमें 22 गुणीजन थे, और उन 22 गुणीजनों में पद्माकर का भी नाम आता है दोस्तों। कोई संगीत से जुड़ा हुआ है, कोई साहित्य से जुड़ा हुआ है, कोई किसी और तरीके की कला से जुड़ा हुआ है। तो पहले इनकी रचनाओं को लेकर बात करते हैं।
रचनाएं, और इनकी रचनाएं लक्षण ग्रंथ, प्रशस्ति काव्य और भक्ति या अन्य काव्य। दोस्तों लक्षण ग्रंथ लिखा तभी तो ये रीतिबद्ध परंपरा में आते हैं, और इन्होंने लक्षण ग्रंथ में लिखा पद्माभरण। और पद्माभरण का अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो पद्म प्लस आभरण, पद्म है पद्माकर और आभरण है आभूषण, और आभूषण यानी अलंकार, तो यह एक अलंकार ग्रंथ है। प्रशस्ति काव्य अलग अलग राजाओं के पास रहे तो उनकी प्रशंसा की है इन्होंने, जिसमें हिम्मत बहादुर विरदावली, जगद विनोद, आलीजाह प्रकाश, और फिर राम रसायन, जमुना लहरी, गंगा लहरी, और यहां पर एक और रचना लिख लेना दोस्तों आप, ईश्वर पचीसी उतारिए यूं के यूं। लक्षण ग्रंथों में इनका पद्माभरण है, प्रशस्ति काव्य में हिम्मत बहादुर विरदावली, जगद विनोद, आलीजाह प्रकाश, भक्ति की रचनाओं में राम रसायन, जमुना लहरी और गंगा लहरी। गंगा लहरी इनकी अंतिम रचना है दोस्तों। देवपाल, देखो कली पच्चीसी तो नहीं है, बट प्रबोध पंचाशिका और लिलहारी लीला ये दो रचनाएं इनकी मिलती है, मगर बच्चन सिंह जी उसे नकार देते हैं कि ये दोनों रचनाएं जो है पद्माकर की नहीं है। आप प्रबोध पच्चीसी कह दीजिए या प्रबोध पंचाशिका, और एक है लिलहारी लीला अप्रामाणिक। ठीक है, जो प्रामाणिक रचनाएं हैं वो आपके सामने है। उतार लो तब कह देना। कली पच्चीसी नहीं है।
जो शोध हुए थे उसमें पद्माकर की 11 रचनाएं बताई गई है, जिनमें से ये दो, एक राजनीति नाम की रचना भी है, राजनीति, ये भी इसी श्रेणी में आती है। बाकी प्रसिद्ध रचनाओं में पद्माभरण और जगत विनोद दो ही है चर्चित रचनाओं में जो इसकी ख्याति का आधार है। उतार लिया सब लोगों ने। देखो, हिम्मत बहादुर ये शुजाउद्दौला के जागीरदार अनूप गिरी के लिए लिखी गई थी, पीछे हमने बात की थी। जगत विनोद जगत सिंह जी के लिए। ईसर पच्चीसी ये ईसर सिंह जी के लिए लिखी है। और आलीजा है प्रकाश। आलीजा प्रकाश में इन्होंने क्या किया, जब जगत सिंह जी नहीं रहे तो ये जो है चले जाते हैं ग्वालियर, और ग्वालियर के जो दौलत राव सिंधिया है उनका प्रशस्ति साहित्य लिखते हैं, मगर इसी जगत विनोद को काट छांट करके एक नई रचना तैयार कर दी, आलीजा है प्रकाश। इनको अलग अलग हम लिख के पढ़ लेते हैं। पद्माभरण यह अलंकार ग्रंथ है, यह अलंकार ग्रंथ है। दूसरा, जगत प्लस विनोद और तय के बाद वह सघोष आने से तय का जो है दय हो जाता है, इसलिए जगत विनोद। संधि इसकी ऐसे होगी, जगत प्लस विनोद। यह है जयपुर के राजा जगत सिंह जी को समर्पित है, समर्पित है। और पद्माकर की प्रसिद्धि के आधार ग्रंथ दो ही हैं, एक तो पद्माभरण और जगत विनोद। पद्माभरण व जगत विनोद पद्माकर की प्रसिद्धि के आधार ग्रंथ हैं, के आधार ग्रंथ हैं, प्रसिद्धि के आधार ग्रंथ है। ओके, नेक्स्ट, ईश्वर पच्चीसी। अच्छा, पच्चीसी बत्तीसी ये क्या होती है, ये तो कई बार बात हो चुकी है। छंदों की संख्या होती है, 25 है तो पच्चीसी है। ईश्वर सिंह जी के लिए लिखी रचना। मित्रों, आपने एक ऐतिहासिक घटना सुनी होगी, कृष्णा कंवर और उसके विवाह को लेकर 3 राज्यों में ठन जाना। कृष्णा कंवर बेटी है मेवाड़ की, उदयपुर की, भीम सिंह जी की, जिनकी सगाई हो गई थी जोधपुर में, और जिनसे सगाई हुई है उस किशोर की जो है असामयिक मृत्यु हो जाती है, और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह जी ने जो है कृष्णा कंवर की सगाई यहां जयपुर कर दी। अब जोधपुर वाले कहते हैं कि भैया सगाई हमारे यहां हुई थी, वो युवक नहीं रहा तो किसी दूसरे के साथ उनका विवाह कर दो, क्योंकि अब वो लड़की हमारी मांग है, हमारी प्रतिष्ठा है। और इसी के चलते जयपुर और जोधपुर दोनों में खिंच जाती है और युद्ध की सी स्थिति हो जाती है, जिनमें बड़ी शातिराना भूमिका निभाई टोंक के नवाब वो जो पिंडारी थे उन्होंने। और लास्ट में जब विनाश होता नजर आया तो उसी पिंडारी ने कहा कि आप एक काम करो, कृष्णा कंवर को विष दे दो, और कृष्णा कंवर को विष देकर मार दिया जाता है। तो ये घटना भी पद्माकर के समय की ही है। उतारे आप, उतार ली, ठीक है। ये 3 रचनाएं पद्माभरण, जगत विनोद और ईसर सिंह जी को ईश्वर पच्चीसी, ये तो जयपुर की हुई।
हिम्मत बहादुर विरदावली। विरदावली। इधर जयपुर वालों के साथ एक और कर लेना दोस्तों, प्रताप सिंह विरदावली। प्रताप सिंह विरदावली। ठीक है, ये प्रताप सिंह जी के लिए लिखी है। सुजाउद्दौला के जागीरदार अनूपगिरी के लिए लिखी रचना। लिए लिखी वीर रस की कड़कती फड़कती रचना। दोस्तों जयपुर के प्रभाव में आकर जयपुर का डिंगल साहित्य यहाँ का सीखा है इन्होंने, और ये प्रताप सिंह जो हिम्मत बहादुर है उनके लिए इन्होंने रचना लिखी है कि इनका नाम सुनकर इनके शत्रु दक्षिण में दिल्ली तक भाग जाया करते थे। रामचंद्र शुक्ल ने हिम्मत बहादुर विरदावली को रीति काल की कड़कती फड़कती रचना कहा है। हिम्मत बहादुर विरदावली को हिम्मत बहादुर विरदावली को शुक्ल जी ने रीतिकाल की कड़कती फड़कती रचना कहा है। तो सीधा प्रश्न भी आ जाए रीतिकालीन कड़कती फड़कती रचना कौन सी है, तो आपका उत्तर जो है हिम्मत बहादुर विरदावली होनी चाहिए। और अगर यह प्रश्न पूछा जाता है हिम्मत बहादुर का वास्तविक नाम क्या है, तो ये अनूपगिरी है दोस्तों। ठीक है, जो कि शुजाउद्दौला के जमींदार थे, और ये हिम्मत बहादुर वही है जिनके खिलाफ इनके ही अन्य आश्रित कवि ठाकुर ने तलवार निकाल ली थी। उतारे। लिखिए। ओके। ये जो हिम्मत बहादुर विरदावली है इसी की दो पंक्तियां हैं दोस्तों, कि बजत जय डंका गजत बंका लंका लो अरी गो। जब जय डंका बजती है और उसकी गर्जना होती है, बंकिम गर्जना होती है, तो लंका लो अरी गे, जो शत्रु है वो लंका तक भाग जाते हैं। और दूसरा, उपक के तपक के धड़क के महाप्रलय चिलक्का से भड़क के जहां है। तो ये इसी भाषा की वजह से रामचंद्र शुक्ल ने हिम्मत बहादुर विरदावली को वीर रस की कड़कती फड़कती रचना कहा है। ये दोनों पंक्तियां हिम्मत बहादुर विरदावली की है। हिम्मत बहादुर विरदावली। उतारें ये पंक्ति भी।
बजत जय डंका गजत बंका लंका लो अरिगे, और एक उपक के तपक के धड़क के महाप्रलय चिलक्का सी भड़क के जहां है। ये हिम्मत बहादुर विरदावली की पंक्तियां हैं और इन्हीं पंक्तियों की वजह से रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर रस की कड़कती फड़कती रचना कहा है। उतार लिया? लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। ये पद्माकर की ही क्लास रखेंगे, सिर्फ एक क्लास एक के कवियों की, ताकि आप लोग ढंग से इनको तुलनात्मक इनका अध्ययन कर सकें। कर लिया? ओके। और हिम्मत बहादुर विरदावली, इसके बाद आलीजा है प्रकाश। आलीजा है प्रकाश, यह मूलतः है जगत विनोद को काट छांट कर लिखी गई रचना है। जगत विनोद को काट छांट कर दौलतराव सिंधिया को समर्पित रचना है। समर्पित रचना है। दोस्तों, दौलतराव सिंधिया को अंग्रेज कहां कहां किस किस चीज को दबाते आ रहे हैं, ये अंदेशा, ये आशंका जो है पद्माकर ने जताई थी। पद्माकर ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हुए दौलतराव को लिखा था मीनागढ़ बंबई समदगढ़, कि मीनागढ़ बंबई समदगढ़ इनको वो दबाते आ रहे हैं, और जो कलकत्ता के लत्ते जो है वो उड़ाते से आ रहे हैं, पटना पे भी वो कब्जा कर लेंगे, तो तुम्हें अभी भी अगर संभलना है तो संभल जाओ। तो ये मीनागढ़ बंबई समदगढ़, ये पंक्ति ये पद्माकर की है, और किसे सुनाई थी? तो ये जो है दौलतराव सिंधिया को सुनाई थी। उतारिए। उतार लिया? ओके। दोस्तों, जिन दिनों मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने कृष्णा कंवर की सगाई जयपुर में कर दी थी, तो पद्माकर का मेवाड़ जाना हुआ, और मेवाड़ वालों ने पूछा कि भैया, आपके जयपुर में एक त्योहार बड़ा जोरदार मनाया जाता है, उसकी सवारी का वर्णन सुनाओ। तो इन्होंने मेवाड़ महाराणा भीम सिंह को जयपुर में निकलने वाली गणगौर की सवारी का वर्णन सुनाया था। पद्माकर ने
मेवाड़ महाराणा भीम सिंह को गणगौर का वर्णन सुनाया था। ठीक है, ये तथ्य है। किस कवि ने गणगौर का वर्णन सुनाया और किसे सुनाया, तो और वो घटना आप इतिहास से भूल नहीं सकते। कई लोग जीके में खूब ढंग से पढ़ चुके हैं, आप सभी लोग, कई लोग क्या, है ना। ओके, इसके बाद राम रसायन। ये दोस्तों राम रसायन यानी कि रामायण ही है और वाल्मीकि रामायण पे आधारित दोहा चौपाई शैली की रचना है। वाल्मीकि रामायण पर आधारित दोहा चौपाई शैली की रचना। तो इन्होंने एक तरह से रामकथा भी लिखी थी और इसका आधार जो है वाल्मीकि रामायण है दोस्तों। यमुना और गंगा, इनका यश। जमुना लहरी, इसमें यमुना का महत्व और गंगा लहरी, दोस्तों गंगा लहरी कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में इन्हें कुष्ठ हो गया था और उसी के निवारण के लिए उन्होंने गंगा की स्तुति की और ये कहा कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, काहुन न तारे ताही गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। पद्माकर की अंतिम रचना की अंतिम रचना और कुष्ठ रोग के निवारणार्थ लिखी, कुष्ठ रोग के निवारणार्थ लिखी। उतार लिया। काहू न तारे ताही गंगा तुम तारे और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यमक अलंकार का प्रयोग है, किसी का उद्धार जिसने नहीं किया उसका उद्धार तुमने किया, और जितनों का तारण तुमने किया उतने तो तारे आसमान में भी नहीं है। जेते तुम तारे, जितनों का उद्धार तुमने किया, तेते नभ में न तारे हैं, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। काहू न तारे ताही गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। ये थी दोस्तों पद्माकर की रचनाएं। पद्माकर की 5 रचनाओं का संकलन जो है
वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पद्माकर पंचामृत नाम से किया है। पद्माकर पंचामृत, इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। प्रसाद मिश्र। और इसमें पद्माकर की जो पंचामृत है उसमें है जगद विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरदावली, बहादुर विरुदावली, एक प्रबोध पचासा और एक जो है गंगा लहरी। ये पद्माकर की 5 रचनाओं को मिलाकर पंचामृत तैयार किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। थोड़ा गहरा और नहीं आने के काबिल प्रश्न है, बस खुश हो जाइए कि हमें थोड़ी सी गहरी चीज पता चली है। पद्माकर पंचामृत पद्माकर की रचना नहीं है, हाँ इतना जरूर देख लेना, संपादित रचना है जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है और उसमें रचनाएं पद्माकर की है। चले आगे। ओके दोस्तों, पद्माकर ने जो विलासी जीवन है उसको खूब जिया है इन राजाओं के साथ, जिसमें अंगूर की गजक, अंगूर से उरोज और अंगूर की मदिरा, ये सारा वर्णन किया है। गुलगुली है, गली है, गलीचा है, गुनीजन है और उन गुनीजनों के साथ बैठकर सर्दी उसे कैसे सताए, जिनके साथ तान तुक ताला है, सुबाला है, मधुशाला है, विचित्र चित्रशाला है। ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कुछ एक पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। ये तो हिम्मत बहादुर विरदावली की। मीनागढ़ बंबई समद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो। ये अभी जो बात की थी दौलत राव सिंधिया को, राव सिंधिया को अंग्रेजों से सावधान करते हुए लिखा। ये पंक्ति पूछता रहता है दोस्तों, मीनागढ़ बंबई समुद्र मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो। ये पंक्ति पद्माकर की है। पद्माकर ने किसे सुनाई है? तो दौलत राव सिंधिया को सुनाई है, जो ग्वालियर के शासक थे और अंग्रेजों से सावधान करने के लिए सुनाई थी। उतारिए। उतारिए। थोड़ा सा फास्ट लिख लीजिए, अब ये पंक्तियां बोर्ड पे आएगी। भाग की भीर अभीरन में गई गोविंद ले, गई भीतर गोरी और नैन नचाए कछु मुस्काए कहो, ललाकल फिर आइयो खेलन होरी। खूब आपकी प्रिय पंक्ति है ये। नैन नचाए
मुस्काए कहो लला कल फिर आयो खेलन होरी। इसी के साथ आप एक पंक्ति और लिख लेना दोस्तों। पद्माकर ने त्योहार वर्णन रीतिकाल में श्रेष्ठ लिखे हैं। जो रीतिकाल है उसमें ऋतु वर्णन तो सेनापति करते हैं, त्योहारों का वर्णन जो है वो पद्माकर करते हैं। और पद्माकर की रचनाओं में श्रृंगार, भक्ति व वीरता की त्रिवेणी बहती है। श्रृंगार, भक्ति ये दो तो कॉमन रहेगी, उसके साथ वीरता पद्माकर में है, नीति जो है बिहारी में होगी और प्रकृति जो होगी सेनापति में होगी। उतार लिया। ये एक ही पद है दोस्तों, ये पहली लाइन है, ये अंतिम लाइन है। ये बीच में क्रॉस का मतलब ही यही होता है कि पूरी लाइन नहीं लिखनी है। ये लाइन आती रहती है, नैन नचाई कहीं मुस्काए लला कल फिर आइयो खेलन होरी, है ना, कल फिर होली खेलने के लिए आना। ओके। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी चिक है, चिरागन की माला है, और फिर तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है, सुबाला है, दुसाला है, विशाल चित्रशाला है। तान संगीत की, तुक कविता की, तान तुक ताल जो है वाद्य यंत्रों के। सर्दी कैसे लगे, तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है, बातों के ठहाके लगे हुए हैं, सुबाला है वहीं पे नाचने के लिए, सुबाला है ओढ़ने के लिए, दुसाला है, और विशाल चित्रशाला है। ये पूरी तरह से जो विलासी जीवन है रीतिकाल में, उत्तर मध्य काल में, वो यहां पर उतर के आ जाता है कि सर्दी उन लोगों को कैसे सताए जिनके पास इतने जो है ये साधन है। बैक में क्या रह गया, थोड़ा सा फास्ट उतारिए। नैने नचाई कहीं मस्का लला कल फिर आइयो खेलन होरी, और पद्माकर ने त्योहार वर्णन रीतिकाल में श्रेष्ठ लिखे हैं। साथ में पद्माकर की रचनाओं में श्रृंगार, भक्ति और वीरता की त्रिवेणी है। ये भी एक ही पद है। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, अनुप्रास की छटा देख लीजिए। चांदनी है, चिक है, चरागन की माला, चांदनी चिक पर्दे और चरागन की माला है और दीपों की माला है। और ऐसे में महफिल जुटी है, और महफिल जुटी है तो फिर लास्ट में तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है, सुबाला है, दुसाला है और विशाल चित्रशाला है। थोड़ा फास्ट लिखिए प्लीज, क्योंकि बहुत कुछ लिखना है अभी। आचार्य शुक्ल की नजर से पद्माकर, ये कोटेशंस हैं जो पीछे मैंने समझा तो दिए हैं। एक ही कोटेशन है, कहीं तो इनकी भाषा, इनकी मतलब पद्माकर की, कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध पदावली द्वारा सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं
भाव या रस की धारा बहाती है तो कहीं अनुप्रासों की मिलित झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर, आगे अगले पेज पे है, होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध पदावली द्वारा, स्निग्ध का अर्थ होता है चिकनी, कोमल, पदावली द्वारा सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करने वाली। तो एक तो इनकी भाषा की विशेषता है कि सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करने वाली, दूसरी है रस की धारा बहाने वाली, अनुप्रासों की मिलित झनकार उत्पन्न करने वाली, वीर रस से क्षुब्ध वाहिनी की भांति आकड़ती और कड़कती, तो कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाने वाली। ये कोटेशन लिख लो, बता देना। ये सारे कोटेशंस आपके जो पीडीएफ भेजी हुई है आपको आपके ग्रुप में, और आपको पर्सनली या एप्लीकेशन में भी पीडीएफ है, उनमें भी लास्ट में, कवियों के लास्ट में शुक्ल जी की नजर से खासतौर पे रीतिकालीन कवियों के साथ सब पे लिखी हुई है। और इनमें से छोटे छोटे प्रश्न बना लेना। रामचंद्र शुक्ल ने सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करने वाली भाषा किस कवि की भाषा को कहा है? तो फिर उत्तर पद्माकर होगा। शुक्ल जी ने किस कवि की भाषा को वीर रस से क्षुब्ध वाहिनी की भांति अकड़ती कड़कती कहा है? तो पद्माकर होगा। अनुप्रासिकता से मिलित झनकार उत्पन्न करने वाली किसकी भाषा है? ये कोटेशन आपको याद होना चाहिए, हूबहू नहीं तो इसकी जो रीड है वो तो सारी निकाल लेना दोस्तों। चले आगे। ओके, इसी का पैरा है ये, यहां ये डॉट डॉट लगाए हैं, तो इससे आगे लिखो आप, होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। यहां तक ये एक कोटेशन है पीछे के पेज का, और ये मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। एक प्रश्न बना लेना निम्नलिखित में से पद्माकर की भाषा की विशेषता है शुक्ल जी के अनुसार? मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाने वाली, प्रशांत सरोवर के समान शांत और गंभीर, वीर रस से शुद्ध वाहिनी सी अकड़ती फड़कती, अनुप्रासिकता से जो है युक्त मिलित झनकार उत्पन्न करने वाली, सजीव प्रेम मूर्ति खड़ा करने वाली। तो ये सारी विशेषताएं हो जाएगी दोस्तों। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। शुक्ल जी ने बिहारी और पद्माकर को रीतिकालीन सर्वप्रिय कवि कहा है। लिख लें आप तथ्य। शुक्ल जी ने बिहारी व पद्माकर को रीतिकालीन सर्वप्रिय कवि कहा है। कवि कहा है। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। शुक्ल जी ने कहीं नहीं कहा है, शुक्ल जी के हर कोटेशन में
नहीं की जगह आपको न मिलेगा दोस्तों। ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि थे या न थे, ये ध्यान रखना। तो पद्माकर जो है ऊहा के बल पे कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि नहीं थे दोस्तों। देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। देश में जैसा इनका नाम गूंजा आगे चलकर किसी और कवि का नाम ऐसा नहीं गूंजा। यह भी पद्माकर के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उतार लीजिए प्लीज जल्दी से। कोटेशंस उतारते समय आप हो सकता है तो रफ नोटबुक रख लिया करो जिसपे बहुत जल्दी जल्दी लिख लें ताकि उसको फिर फेयर कर सकें आप। देवपाल का लेखन खूब शार्प है, तेज है। अन्य लोग भी थम्स अप कर दो ताकि आगे बढ़ूं। चलो आगे। मतीराम के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों का कंठहार बना। ये मतीराम के समय पे भी बात हुई थी। मतीराम की जो रसराज है, बताओ जल्दी से उत्तर दो। मतीराम ने रसराज किसे समर्पित करते हुए लिखा है? मतीराम ने रसराज किसको समर्पित करते हुए लिखा है? ऑप्शन दो क्या? भोगनाथ, भाव सिंह हाड़ा, जहांगीर और उपर्युक्त में से किसी को नहीं। भोगनाथ, भोगनाथ, भोगनाथ। देवपाल कह रहे हैं किसी को नहीं। हाँ जी मित्रों, देवपाल सही है। रसराज इनकी स्वतंत्र रचना थी। रसराज उन्होंने किसी राजा को समर्पित करते हुए नहीं लिखी थी। बाकी फूल मंजरी, अलंकार पंचाशिका, मतीराम सतसई, वो अलग अलग रचनाएं अलग अलग राजाओं को उन्होंने समर्पित की थी। शाबाश नीतू। देवपाल दो। रजनी भोगनाथ को तो उन्होंने सतसई समर्पित की थी। ठीक है, चले आगे। रीतिकाल की कविता इनकी यानी कि पद्माकर और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हास्योन्मुख हो गई। पीछे तथ्य लिखाया हुआ है, कोटेशन यहां लिख लीजिए। यादव जी बहुत दिनों बाद आए हैं। पीछे की कई क्लासेस में लाइव नहीं पढ़ रही थी आप। चले आगे, लास्ट है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर किसी कवि में नहीं पाई जाती। और इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी जी में मिलती है। यह भी तथ्य पीछे लिखाया हुआ है, ये जरूर लिख लेना। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना, है ना?
तो ये यहां से प्रश्न बना लेना। रामचंद्र शुक्ल ने सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना किस कवि में या किन कवियों में मानी है? तो पद्माकर में और बिहारी में माना है। सजीव मूर्ति विधान, सजीव मूर्ति विधान का अर्थ है पढ़ते समय आपके सामने वो शब्द मैत्री की वजह से वो चीजें जागृत हो जाए, आंखों के सामने चाक्षुष बिंब बन जाए, ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना या तो बिहारी में है, बिहारी पद्माकर से पहले आते हैं, या फिर पद्माकर में है। ओके मित्रों, अगले किसी रीतिकालीन कवि को लेकर नेक्स्ट क्लास रहेगी।